नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 मई 2023। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, दो आर्टिकल्स तो हैं मणिपुर में जो वायलेंस देखने को मिल रही है उससे संबंधित। एक आर्टिकल है कि नार्कोटिक्स या ड्रग सब्सटेंसेस जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे लॉज हैं उनमें ज़्यादातर फोकस है क्रिमिनलाइजेशन, बोले क्राइम के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो उसकी वजह से बोले एक ड्रग एडिक्टर जो है उसका रिहैबिलिटेशन होकर के सोसाइटी में एक इंटीग्रेशन हो सकता है, बोला उसका स्कोप जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बोला हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। तीसरा हम समझेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर के, जिसमें यूएसए में एक परसेप्शन ये देखने को मिल रहा है कि जी इंडिया के साथ में जो यूएसए की एंगेजमेंट है उसमें यूएसए को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल को देखेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं, 3 इश्यूज हैं, इनको देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट आर्टिकल है मणिपुर नीड्स पीस। देखो, मणिपुर में एक बार फिर से वायलेंस जो है वो देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेन पेज पूरा डिटेल में देख लिया था कि इशू क्या है। इशू एक बार अगर रिकैप करें तो देखो, मणिपुर में आप अगर ज्योग्राफिकली देखिए तो लैंड फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो है इम्फाल वैली और दूसरा है हिली डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब इम्फाल वैली तो हो गया मणिपुर का सेंटर और उसके चारों तरफ हिल्स से घिरी हुई ये एरिया है, ये है हिली डिस्ट्रिक्ट। तो इम्फाल वैली में जो कम्युनिटी डोमिनेट करती है वो है मेइती, जो कि प्रीडोमिनेंटली हिंदूज़ हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जो हिली एरियाज़ में जो रहते हैं वो ट्राइब्स हैं मेइती के अलावा, जिनमें कुकीज़ आ गई, नागाज़ आ गए और दूसरी और कम्युनिटी और आ गई। वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके का ये वहाँ का ज्योग्राफी है और डेमोग्राफी है अगर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। दूसरा कि वहाँ पर इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, हिली टेरेन में रहने वाली कम्युनिटी और इम्फाल वैली में रहने वाली कम्युनिटी, इनके बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसी टेंशन का एक बार फिर से मुजाहिरा भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरन आर्टिकल 355 इन्वोक करना पड़ गया। आर्टिकल 355 की अगर बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट से बिलोंग करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी प्रोविजन से डील करने वाला पार्ट है, जिसमें आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक का जो पोर्शन है वो एमरजेंसी से रिलेटेड डील करने वाला हो गया। इसमें आर्टिकल 355 में क्या है कि अगर स्टेट में, दैट मीन्स इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस देखने को मिले, चाहे इंटरनल बेसिस पे या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 355 के बेसिस पे अप्रोप्रिएट एक्शंस, नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया कि यहाँ पर मणिपुर में जब ये दिख गया कि मणिपुर की सरकार वायलेंस को टैकल नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर फिर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्टिकल 355 इन्वॉक करना सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी थी। वैसे वहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही है, चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के बीरेन सिंह, उन्होंने अपनी तरफ से दोनों पार्टीज़ को सेटल करने की कोशिश की, पर फिर भी वायलेंस है उसको कंट्रोल करना अपने आप में आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा था। तो इस वजह से अल्टीमेटली वहाँ पर आर्मी को बुलाना पड़ गया। आर्टिकल 355 के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ गया, क्योंकि टारगेट था कि कैसे भी करके शांति स्थापित की जाए, जो वायलेंस बढ़ाने वाली जो भीड़ है उसको हटाया जाए वहाँ पर, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, ठीक है ना, या फिर बिना किसी को फेवर किए हुए और ना किसी के ऊपर दबाव किए हुए। और ये देखो, मणिपुर में जो इशू है ये एथनिक, रिलीजियस और ज्योग्राफिक डिवाइड्स के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने आपको बता दिया। एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्फाल वैली में रहते हैं मेइतीस और बाकी हिली एरियाज में रहते हैं नागाज एंड कुकीज़। तो इस तरीके से दोनों में डिवीज़न। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मेइतीस हैं वो हिंदूज़ हैं, जबकि नागाज एंड कुकीज़ हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो इम्फाल वैली जो मेन सेंटर है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मणिपुर का, तो वहाँ पर मेइती कम्युनिटी डोमिनेट करती है, जबकि हिली एरिया जिसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर डोमिनेट करते हैं ये कुकीज़ एंड नागाज। तो इस तरीके से ये तीनों सेगमेंट में डिवाइडेड अपने आप में एरिया है अगर मणिपुर की बात करें। अब देखो यहाँ पर मुद्दा क्या था। देखो, मेइती कम्युनिटी जो कि हिंदू है मेनली,
इनके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एसटी स्टेटस दे दिया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हम ट्राइब्स हैं। जबकि वहाँ पर नागा और कुकी ट्राइब का ये कहना था कि जी इनके पास में ऑलरेडी एससी ओबीसी इनका स्टेटस अवेलेबल है। अब एसटी का स्टेटस भी अगर ये कम्युनिटी ले लेगी तो बोला सरकारी नौकरियों में फिर नागा और कुकी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, बोला हमारे लिए नौकरियां नहीं बचेगी। मेतीस का ये कहना है कि हमारी लैंग्वेज हमारी कल्चर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला हमें ये एम्पावरमेंट चाहिए। नागा कुकीज़ कह रहे हैं कि बोले ये ऑलरेडी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो बोले इनको क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड एरिया है मणिपुर वाला, ठीक है। और इसी बात को लेकर के वहाँ पर ये वायलेंस आउटब्रेक हो गया। तो ये तो है अभी का वायलेंस। इसके पहले भी 2-4 दिन पहले वायलेंस देखने को मिली थी। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना मणिपुर की, अभी देखो वहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है। बेसिकली वहाँ पर गवर्नमेंट चल रही है नेडा की। नेडा मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे आपने सुना होगा कि अटल जी के टाइम पे जो सरकार चलती थी वो एनडीए की गवर्नमेंट है, या फिर मेरे मुंह से भी आपने सुना होगा कि अभी नरेंद्र मोदी सरकारें जो चल रही है, पिछली सरकार और ये सरकार, ये भी एनडीए की है। इसमें क्या है, बीजेपी लीड करती है और बाकी सपोर्टिव जो पार्टीज हैं वो साथ में लगती हैं, फिर सरकार बनती है। तो बीजेपी जिस ग्रुप को लीड करती है उसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब यही एजेंडा वहाँ पर अप्लाई कर दिया मणिपुर में। तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है इसका नाम क्या है? NEDA, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल की जगह नॉर्थ ईस्ट लगा दिया, बस इतना सही है। और लीड कौन कर रहा है? बीजेपी। अब होता क्या है कि सरकार के द्वारा लैंड सर्वे करवाया जाता है। अब लैंड सर्वे के अंदर ये था कि जो वहाँ की जो कुकी और नागा ट्राइब्स है जो हिली एरिया में रहती हैं, जो ज़्यादातर जंगल वाला एरिया है, तो उनको ये डर रहता है कि सरकार लैंड सर्वे करवा लेगी, फिर उस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के तौर पे डिक्लेयर कर देगी, रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये डिक्लेयर कर देगी, और फिर उसके बाद में वहाँ पर एविक्शन स्टार्ट कर देगी कि हाँ भाई ट्राइबल्स हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है वहाँ पर रहने का। तो बोला हमारी ज़िंदगी बोला खतरे में आ जाएगी। इसलिए कुकीज़ ने जो है हथियार उठा रखे हैं, और किसके खिलाफ में? सरकार के खिलाफ में। बोले यहाँ पर लैंड सर्वे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बोला आपने 1961 में भी इसी तरीके से सर्वे किया था और उस सर्वे का हमने खामियाजा भी भुगता है, जिसमें हमें वहाँ से एविक्ट किया जा रहा है। फिर बाद में एक ये मुद्दा हो गया। इससे क्या है कि फिर बाद में और नाराज़गी थी हिली टेरेन में रहने वाले लोगों के, ठीक है जी। इसके अलावा एनआरसी को अपडेट कराने से संबंधित भी बहुत ज़्यादा बातें उठी। मतलब ये कि कोई इलीगल इमिग्रेंट आकर के तो नहीं रह रहा है। अब आपको पता है ही, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है, 2 साल हो गए वहाँ पर जुंटा रिजीम चलते हैं। तो ऐसे में म्यांमार के लोग क्या करते हैं, मणिपुर और मिजोरम, जो कि म्यांमार के साथ में एक पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं, जहाँ पर कोई एकदम टाइट सिक्योरिटी ऐसे नहीं रहती, आसानी से म्यांमार के लोग इंडिया की तरफ आ सकते हैं मणिपुर मिजोरम में, और हमारे लोग जो हैं वो उधर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में रिश्तेदारी भी है। अब जैसा कि हमें पता है कि मिजोरम में तो सिनेरियो ऐसा है कि वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों ने म्यांमार से आने वाले लोगों को खुले हाथों से एक्सेप्ट किया है कि जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास नहीं रहेंगे तो रहेंगे कहाँ, क्योंकि जिस तरीके से जुंटा ने टेक ओवर किया है उसके बाद में वहाँ पर सिविलियंस पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ ढाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है म्यांमार में मिलिट्री के द्वारा। तो वहाँ के लोग जान बचा करके अपने रिश्तेदारों के पास में मणिपुर मिजोरम यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो मिजोरम वालों ने तो चलो एक्सेप्ट कर लिया, पर मणिपुर जो है ना वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बड़ा इशू है, जिसमें यह है कि मणिपुर के एक तरफ तो ये इशू है कि एक कम्युनिटी है वो तो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ जी हमारे रिश्तेदार आए हैं, और दूसरी कम्युनिटी ये कहती है कि जी उनके रिश्तेदार आने की वजह से हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बोला हमारी जो पॉपुलेशन वेरिएशन है वो ज़्यादा आ रही है। तो इसको लेकर के भी एनआरसी की डिमांड भी की गई। इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मणिपुर के हिली एरिया और वैली एरिया में। वैली में आपको पता है मेतीज रहती हैं, जबकि कुकीज़ और नागाज रहते हैं हिली एरिया में। तो इस तरीके से क्या है जी कि जो एथनिक बॉन्ड है, ठीक है ना, कुकी एक तरफ म्यांमार मणिपुरी के हो गए और म्यांमार के जो लोग हैं वो उनके बीच में रिश्ता, और मेतीज हैं इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में बहुत सारे म्यूचुअल, कल्चरल, फेद, एथनिक, हर तरीके से हिस्ट्री, हर एस्पेक्ट को लेकर के इनके बीच में मिसट्रस्ट है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू मणिपुर में चलता ही रहता है। अब देखो बात ऐसी है
कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलके और लोकल जो लीडर्स हैं उनके साथ बात करके ही मुद्दे को सेटल करवाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग की जो हम बात करना चाहते हैं तो इसमें हम मणिपुर जैसे स्टेट को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहाँ के लोगों की एंगेजमेंट, वहाँ पर एजुकेशन, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेज किया जाए। तो ये एक रास्ता यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा था वो हमने कल एक्सप्लेन पेज पे भी देख लिया था और आज और डिटेल देख ली। इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल देखो यहाँ पर ये बताया फॉल्ट लाइन इन इम्फाल और आर्टिकल को लिखा है खाम खान श्वेंश होशांग। ये डेफिनेटली उधर से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से ही। तो इनका ये कहना है, देखिए आर्टिकल 371 है ना, आर्टिकल 371 सी, उसके तहत मणिपुर के जो ट्राइबल्स हैं उनको देखो उनके अधिकार और उनकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए जो है प्रोविज़न किए हुए हैं आर्टिकल 371 सी के अंदर। ठीक है, पर होता क्या है कि एक तो गवर्नमेंट के द्वारा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1961 इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया कि प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, और वहाँ पर जो लैंड पावर्स थी, लैंड राइट्स थे, उनको चेंज किया गया, जिसकी वजह से लोगों का एविक्शन बहुत हुआ। इसका मतलब कि वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया। इसकी वजह से हिली टेरेन में जो नागाज और कुकीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है गवर्नमेंट से। दूसरी अगर बात करें तो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है बोलो वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइटेटिव है। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट है। कैसे कि आपको पता है, कल हमने एक्सप्लेन पेज डिस्कस किया था कि 60 सीटों की असेंबली है मणिपुर की, उसमें से 60 की लगभग 40 सीटें तो मेइती कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, 20 सीट्स हैं वो हिली एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बोले इस तरीके से जो डोमिनेटिंग पॉलिटिकल फोर्स है वो बोले मेइती कम्युनिटी का आ जाता है। इस वजह से कुकी और नागा कम्युनिटी की बातें सुनी ही नहीं जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो फॉरेस्ट सर्वे का वो मैंने आपको बता दिया कि मणिपुर में रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये डिक्लेयर करके और फिर लोगों को वहाँ से निकाला जाता है। इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं सरकारी सिस्टम से। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिकल 371 का वायलेशन हो रहा है कि बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया हुआ है मणिपुर के लोगों को, पर उस प्रोटेक्शन का वायलेशन है वो बार बार कर दिया जाता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो बोले यहाँ पर जो है वो बोले स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं, बोले एक ही रास्ता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पार्शियलिटी का ट्रीटमेंट देती है, मेइती कम्युनिटी को तो फेवर करती है, बाकी कुकी और क्या बोलते हैं इसको, कुकी एंड नागा कम्युनिटी के अगेंस्ट में रहती है। वही बात है कि 40 सीट्स हैं और 40 सीट्स तो पॉलिटिकल देखा जाए तो फिर कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी के लिए कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, टायरनिस्ट रूल ऑफ मेजॉरिटी बोला जाता है डेमोक्रेसी के लिए कि किसके जिसी के पास में भी ज़्यादा नंबर, वो सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूल करेगा तो करेगा। वो वाला सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो राइटर तो सीधा ही बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, आर्मी जो है वो प्रॉपर एक्शन ले जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो और वहाँ पर वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। साथ में जो कुछ भी वहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उन इश्यूज को बिठा करके सेटल करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड हो जाता है राइटर के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। देखो आर्टिकल को लिखा है राम माधव जी ने, ये यूनियन मिनिस्टर है बेसिकली। देखो इनका क्या कहना है कि अभी ये बोले मैं ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की विजिट पे गया तो वहाँ पर बोले एक सीनियर मिनिस्टर जो थे, कंट्री का नाम तो नहीं बताया, बस उनका ये बोला है कि उन्होंने क्या बोला कि क्या इंडिया हमें लीड करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमें इंडिया लीड करेगा। इसका मतलब इंडिया जो है वो आज वर्ल्ड में अपना स्टैंड लगातार राइज कर रहा है, जहाँ पर ईस्ट एशियन कंट्रीज़, अब ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन है जी, या तो जापान है या साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया वाला कह नहीं सकता इंडिया को लीड, या फिर ताइवान हो सकता है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ दूसरे हो ही गए। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में तो गिनती की 3-4 कंट्रीज़ हैं, 3 कंट्रीज़ हैं मेनली। तो इनमें से किसी एक के द्वारा कहा गया है तो आप सोचो कि इंडिया का क्या स्टैंड है। और यही चीज़ बोल रहे हैं कि बोला इंडियन ओशियन रीजन में आज इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो बढ़ रही है लगातार। इंडिया अपनी तरफ से हर जगह पे एक जो अपना खुद का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ जी एससीओ में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो क्वाड में नहीं करेंगे, क्वाड में करते हैं तो एससीओ में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। इंडिया मल्टीलैटरलिज्म को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, एक चीज़ जो एलिगेशन लगाया जाता है ना क्वाड पे कि इंडिया तो मिलिट्री अलायंस बनाता है, बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोला जब दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ना, तभी हमने किसी मिलिट्री ब्लॉक का सपोर्ट नहीं किया था।
आज तो अमेरिका और रशिया चाइना एक तरफ हो रहे हैं, अमेरिका एक तरफ हो रहा है, बोला उनके साथ में भी देखें तो आज भी हम उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं कि जी शांति स्थापित होनी चाहिए, किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। नो डाउट यूएसए ने बहुत ज़्यादा प्रेशर हम पे बनाया कि यूक्रेन मुद्दे के ऊपर इंडिया जो है वो रशिया को क्रिटिसाइज़ करे, तो इंडिया ने क्या बोला कि जी नो डाउट हम इस चीज़ में हमें बिल्कुल भी डाउट मतलब किंतु नहीं है कि जी यूक्रेन पे जो अटैक किया रशिया ने वो अच्छा किया है क्या। किसी भी सोवरन कंट्री के ऊपर अटैक करना, वहाँ की टेरिटरी को ग्रैब करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर आप चाहो कि रशिया को हम क्रिटिसाइज करें ओपनली, वो हमारा खुद का स्टैंड है। रशिया को युद्ध रोक देना चाहिए। इवन हमने बार बार कहा कि इट्स नॉट अ एरा ऑफ वॉर। तो वो पॉइंट क्या शो करता है कि जी हम हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे इंटरेस्ट को हम समझते हैं। पिछली सेंचुरी भी बाइपोलैरिटी में डिवाइडेड थी, एक तरफ यूएसएसआर था तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हमने डिवीजन को एक्सेप्ट किया? नो। हम मल्टीपोलैरिटी और हेट्रोपोलैरिटी दोनों को प्रमोट करते हैं। अब हेट्रोपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी क्या है वो देखो आप, कि एक तरफ तो हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में एंगेज करते हैं, चाहे फिर वो यूएन जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन हो, या एससीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन, या कॉड जैसे ग्रुप्स हो, या G20 हो। हर एक एंगेजमेंट में हम पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी और करते भी हैं। जबकि दूसरी तरफ हेट्रोजेनिटी की बात करें तो जहां कहीं भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, कोई भी ग्लोबल एनजीओ, कोई भी नॉन स्टेट पावर और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो सरकारें हैं, बोले इनके साथ मिलकर के हम काम करते हैं। इसका मतलब इंडिया क्या कर रहा है? हेट्रोपोलैरिटी को भी प्रमोट कर रहा है। बोले कैसे भी दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए। अब क्या है कि वॉशिंगटन के साथ में हमारे रिलेशन आपको पता है कितने अच्छे चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब वैसे देखा जाए तो हमारे रिश्ते शुरुआत अच्छी कहाँ से हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से। फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और इम्प्रूव हुई जब हमारी एटमी डील हुई, सिविल न्यूक्लियर डील हुई। और अभी हम ये देखें तो और एक्सेलरेटेड मैनर में हमारी रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हुई है। पर जब से रशिया यूक्रेन वॉर आया है तब से एक सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया के ऊपर जो यूएस दाव खेल रहा है, बोले ये बिल्कुल गलत है। तो राइटर सीधा एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जी पहली चीज़ तो कि इंडिया तो गया नहीं कि हमारे ऊपर आप दाव खेलो। आज अगर यूएसए इंडिया में इन्वेस्ट करता है या इंडिया के साथ में रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करता है तो उसमें केवल इंडिया की पर बेनिफिट नहीं है, यूएसए का भी बेनिफिट है। यूएसए कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़े ना है जिसको पता ही नहीं है दुनियादारी कैसे चलती है। यूएसए बहुत तेज है। तो बोला इसमें कोई किंतु वाली चीज़ नहीं है कि हाँ जी यूएसए का घाटा है, इंडिया का फायदा है। नो, इंडिया की रिलेशनशिप के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। आज इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप किस लेवल पे है आप देखो कि 2000 के टाइम पे केवल $20 बिलियन का ट्रेड होता था, आज $128 बिलियन का ट्रेड होता है हर फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा बायलैटरली अगर देखा जाए तो डिफेंस ट्रेड बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा है। आज $20 बिलियन का तो केवल और केवल डिफेंस का ट्रेड होता है। हम इतना कुछ यूएसए से परचेज कर रहे हैं क्योंकि देखो हमें भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। हमारी डिफेंस डिपेंडेंस जो है एक्सक्लूसिव या ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली रशियन है, तो उसको हम थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद देखा जाए कि केवल ट्रेड रिलेशनशिप ही है इंडिया और यूएस के बीच। नो, आज हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डील करते हैं। शुरुआत तो हुई थी न्यूक्लियर डील से। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब हमने पोखरण सेकंड टेस्ट कर लिया था ना 1998 में, उसके बाद में हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। पर इंडिया ने अपनी एक ही बात कही थी कि बोला हमारे पड़ोसियों के पास में न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए हमें न्यूक्लियर वेपन रखना ज़रूरी है, क्योंकि कल को नहीं ये हमारे ऊपर उंगली उठाए तो 10 बार सोचे। नहीं तो अगर आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते ना तो चाइना कब का ही अटैक कर चुका होता हमारे ऊपर। पर वो डेटरेंस वाला जो लॉजिक है ना कि हाँ जी सामने वाला भी कुछ कम माया नहीं है, तो वो अपने आप ही रुकता है, उसके ब्रेक ऑटोमेटिकली लगते हैं। अब हाईटेक वेपन्स की बात कर लो, वो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में एंगेजमेंट लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वहाँ एयरलाइंस है, आपको पता है कि बोइंग यूएसए की कंपनी है, उसके साथ में टाटा ने अपना एक एग्रीमेंट किया है जिसमें 200 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। तो अब आप खुद देख लो कि यूएसए की कंपनियां खुद चाहती हैं कि इंडियन जो बिजनेसमैन्स हैं या बिजनेस फर्म्स हैं उनके साथ में एंगेज करके और बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार किए जाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में बिक सके। तो इसमें इंडिया को भी बेनिफिट है तो उनको भी बेनिफिट है। इसके अलावा देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों में जो उठापटक हुई है ना, कोरोना से 2 साल पहले की मान लो और उसके बाद की अभी 3-4 साल मान लो, मोटे मोटे 2019 से अभी तक, बोले दोहा में जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकलना चाह रहा था उस टाइम की बात कर लो या यूक्रेन वाले मुद्दे की बात कर लो,
बोला हर मुद्दे पर जब कभी भी एंगेजमेंट कहीं हुई है तो इंडिया के साथ में यूएसए ने डायरेक्टली एंगेज नहीं किया है। अफगानिस्तान के साथ में भी जो बातचीत हो रही थी कि हाँ जी तालिबान को दे दिया जाएगा अफगानिस्तान और वहाँ से निकल रहा है यूएसए, तो उसमें चाइना से बातें कर ली, पाकिस्तान से बातें कर ली, पर इंडिया को नहीं बुलाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हाँ जी यूएसए जो है वो हर जगह पे आंख मूंद करके इंडिया के पीछे लगा हुआ है या इंडिया के साथ लगा हुआ है। जी सब रैशनल्स देखे जाते हैं, पर आज की परिस्थिति अगर देखी जाए ना तो हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, हमारी खुद का वैल्यू सिस्टम है, हम सोवरन कंट्री है, हम रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। आज यूक्रेन का मुद्दा हो चाहे ताइवान का मुद्दा हो, हम हमारी वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारा स्टैंड बनाते हैं, और वही पॉइंट है जिसकी वजह से यूएसए ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर के इंडिया की तरफ आ रहा है। आज अगर एशिया की बात करें तो सबसे बड़ी या वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। ठीक है, जहां पर रेगुलर रूटीनली इलेक्शंस होते हैं, कोई डिसरप्शन नहीं है, और अपने आप में 85 करोड़ लोग वोट देते हैं, जो कि यूएसए की टोटल पॉपुलेशन का भी कम से कम 2.5 गुना पॉपुलेशन हो गई। उतना तो वोटर्स है हमारे। बोलो इसमें कोई वो लोड नहीं है कि हाँ जी यूएसए इंडिया पे कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो इंडिया बहुत मतलब इंडिया धोखा दे देगा। इंडिया पे विश्वास करने के लिए इंडिया ने नहीं कहा है, यूएसए खुद चल के आया है, ये है मेन पॉइंट। फिर बात आती है कि नेटो जैसे ग्रुप बने कोल्ड वॉर पीरियड पे, सेंटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुए। सेंटो में आपको पता है पाकिस्तान को लीडरशिप का रोल मिला था। नेटो जो है वो आज भी अपनी पोजीशन क्रिएट किया हुआ है। तो क्या इंडिया ने उस टाइम पे किसी को ज्वाइन किया था? नो। तो बोला इंडो पैसिफिक नेटो की बात आप करते हो, बोला कॉड जो है वो तो इस तरीके से नेटो है। बोला इंडिया ने जो एंगेजमेंट की है, जो बातें उस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे बातें होती हैं, या फिर जो भी विजन है उसका, उसको देखा जाए तो केवल और केवल मिलिट्री अलायंस नहीं है वो। वहां पर चाइना जिस तरीके से अपनी अग्रेशन दिखा रहा है, चाइना जिस तरीके से अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है, बोला उसके लिए इंडिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि हम लिबरल ऑर्डर चाहते हैं, इंटरनेशनली रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर चाहते हैं, इसलिए हम आगे आए हैं। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, तब जाकर के इंडो पैसिफिक बनता है। और उस इंडो पैसिफिक की जो की प्लेयर्स हैं उन्होंने मिलकर के ये कॉर्ड स्टैब्लिश किया है। पर आप देखो कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के तीनों पैसिफिक की तरफ लोकेटेड है, इंडियन ओशन की तरफ तो केवल इंडिया है। फिर आप कहोगे कि सर नहीं ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन के साथ में भी ज्वाइन करता है, तो राइटर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की केवल एक बड़ी सिटी है पर्थ, वो भले ही इंडियन ओशन में अपना पोर्ट क्रिएट करती है, बाकी ऑस्ट्रेलिया की मेजर सिटी सारी की सारी पैसिफिक ओशन की तरफ ओपन होती हैं। तो कुल मिलाकर के इंडियन ओशन का रिप्रेजेंटेटिव कॉर्ड में अकेला इंडिया है, ओके, जबकि पैसिफिक के रिप्रेजेंटेटिव 3 हैं। फिर भी इंडिया साउथ चाइना में जो टेंशन क्रिएट चाइना ने कर रखी है उसमें अपनी पार्टिसिपेशन देता है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वो जो सीनियर मिनिस्टर है ईस्ट एशियन कंट्री के, जिन्होंने कहा कि विल इंडिया लीड दैम, तो ये सवाल अपने आप में इंडिया की क्या सिग्निफिकेंस है वो शो करता है। ठीक है, तो ये है। और इंडिया जो कुछ भी करता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं करता, लॉन्ग टर्म बेसिस पे करता है, पहली चीज़। दूसरी, यूएसए अगर इंडिया के साथ एंगेज कर रहा है तो अभी हो सकता है कि यूएसए चाहता है कि हाँ जी यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर इंडिया जो है वो यूएसए के हाँ में हाँ भर दे। पर आने वाले टाइम की अगर बात करें तो जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात जो यूएसए करता है, उन वैल्यूज़ को अपहेल्ड करने के लिए इंडिया जैसा कोई स्ट्रॉन्गर दूसरा कंट्री मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम खुद एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने वाले कंट्री हैं, राइट। ये है पूरा आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर के आगे चलता है। अगला आर्टिकल है क्योर डोंट क्रिमिनलाइज। आर्टिकल को देखो, उमा गौतम, दीक्षा बी तिवारी और प्रिया दास जी ने लिखा है। इनका ये कहना है कि उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी कैनबिस कल्टीवेशन को जो है वो लीगलाइज कर दिया है। अब ये कैनबिस से रिलेटेड जो है आर्टिकल मैंने एक बार एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल डिस्कस किया था, आपको मैं वो वीडियो ढूंढ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देख लेना कि क्या क्या वेरिएंट होते हैं, कैनबिस से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से पार्ट से भांग बनती है, किससे मतलब ये चरस, गांजा और ये जो बनते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी इन स्टेट्स ने इंडिया में लीगलाइज कर दिया है इसकी एग्रीकल्चर को। अब देखो हमारे यहाँ पर ड्रग्स के रेगुलेशन को, ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए एक एक्ट है 1985 का, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985। इसमें ये एक्ट कब लाया गया था? ये एक्ट उस टाइम पे बना था जब यूएसए में एक मतलब ड्रग के खिलाफ में एक मूवमेंट चल रहा था, और उस मूवमेंट को बोला गया था वॉर ऑन ड्रग। ये 1970s के टाइम पे चला था।
और उसी टाइम पर ये हमारे 15 साल के अंदर एक्ट ला दिया गया था। इसमें ये था कि कैसे भी करके ड्रग अब्यूज़ को रोका जाए, उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई। पर सच्चाई क्या है, आज इंडिया में 3.1 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जो कैनेबिस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, मतलब ड्रग कंज्यूम करते हैं और पिछले 12 महीनों में। और इनमें से 72 लाख बच्चे लोग ऐसे हैं जिनको इस कैनेबिस डिपेंडेंसी को करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम इस ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलें। तो पॉइंट यहाँ पर ही निकल के आ गया क्या, कि ये 72 लाख लोग जो है ना, ये ड्रग एडिक्शन में फंस तो गए पर अब निकलना चाहते हैं। अब निकलना चाहो तो आपको क्या चाहिए, हेल्थ सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। पर ये 72 लाख लोग अगर आकर के मार्केट में बता दें कि हाँ जी हम ड्रग एडिक्टेड हैं, हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, तो बोला इनको आप क्रिमिनलाइज करके आप इनको जेल में डाल दोगे। तो बोले इस वजह से ये मार्केट में या ओपनली आकर के समाज में बोल भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो लोग इस मेनेस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो भी पीछा नहीं छुड़ा पाते। आपने संजू मूवी देखी होगी, इसमें किस तरीके से वो अपनी परेशानियों से निकलने की कोशिश करता है। वो तो चलो पैसे वाली पार्टी थी, संजय दत्त, सुनील दत्त साहब, पिताजी पैसे वाले, सब बढ़िया आराम से सेटल कर दिया। पर जो जाने अनजाने में उलझ जाते हैं लोग ड्रग अब्यूज़ में, तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस क्रिमिनलाइजेशन को रिमूव करना होगा। ठीक है, यूजर्स के साथ में जो स्टिग्मा हमने ऐड कर दिया कि ये ड्रग अब्यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा ड्रग कंज्यूम करता है, तो बोला उसको एक मौका जो चाहिए होता है, बोला वो मौका भी नहीं ले पाता है फिर वो, कि हाँ जी मैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बैठ सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिलीफ वाली बात बताई जा रही है कि 2001 में इस एनडीपीएस एक्ट में अमेंड किया गया था। वो ये कि जब किसी भी ड्रग परचेस, किसी के पास में ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको अगर पकड़ लिया और फिर देखा गया कि क्वांटिटी कितनी है, तो अगर स्मॉल क्वांटिटी है इसका मतलब हो सकता है कि वो खुद कंज्यूमर है, खुद कंज्यूम करता है ड्रग्स को। एक तो ये कैटेगरी, जबकि दूसरी तरफ एक बंदे के पास में ड्रग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कॉमर्शियल क्वांटिटी है, इसका मतलब वो ड्रग सप्लाई करता है, वो पेडलर है। ठीक है, तो इस तरीके से बोला है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। जिसके पास में कम क्वांटिटी मिले, खुद कंज्यूम करे, देखो उनको तो रिहैबिलिटेशन में सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और यही चीज़ यहाँ पे एडवोकेट कर रही हैं राइटर्स कि भाई जिनके पास क्वांटिटी कम मिली है पर उनको आपने एक तरीके से एडिक्टर कंसिडर करके और फिर उनके खिलाफ में कार्रवाई कर दी, तो वो चाहकर भी उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, जिनके पास में कॉमर्शियल क्वांटिटी है, जो लोगों को ड्रग बेचते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उन लोगों को मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। ये एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ज़्यादातर रिलाई किस पे करती हैं कि भाई पकड़ा गया जेल में डाल दो, तो बोला उससे सही रास्ता नहीं निकलेगा। हमें हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। हमें ड्रग यूजर्स को जेल के पीछे डालने से पहले ये देखना होगा कि वो ड्रग ट्रैफिकर है या ड्रग कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर है और उसमें केवल कंज्यूमर ही है, ट्रैफिकर नहीं है, तो उस केस में उसको निकाला जाए ड्रग एडिक्शन से बाहर। तो उसके लिए बोला हेल्थ फैसिलिटी हमें इम्प्रूव करनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भी अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी 2021 में कि हमें जिनके पास में भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में ड्रग मिल रही है उनको पनिश नहीं करना चाहिए, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए, रादर उनको हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहिए। तो ये चीज़ 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट में भी बात बोली गई है। नहीं तो क्या है कि हम क्रिमिनलाइजेशन करते चले जाएंगे तो केवल और केवल जेलें भर देंगे और कुछ ही नहीं होगा, आउटकम भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और आपको पता ही है कि कितने केस ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, तो वो पहले से ओवरबर्डनड है और उनके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। पोर्चुगल और कनाडा ने तो देखो अपनी तरफ से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करके और अपने जवानों को, यंग एनर्जी को बेटर करने की कोशिश की है। इंडिया में भी सिक्किम ने इसी तरीके के अप्रोच अपनाने की कोशिश की है कि ड्रग की जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सही करें, जिसमें हमें एक तो पेडलर्स का पता होना चाहिए, एक कंज्यूमर्स का पता होना चाहिए। अगर पेडलर है तो पनिश करो, वो तो बर्बाद कर रहा है समाज को। जो संजू मूवी में संजय दत्त का दोस्त होता है ना, वो पेडलर था। जबकि दूसरी तरफ संजू खुद क्या था, जिस मूवी के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता क्या था, बाकी मूवी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर। तो बोला इनका रिहेबिलिटेशन हो सकता है, उनको बचाना चाहिए। बोला सिक्किम ने जो किया वो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यह आर्टिकल था। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।